नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मागे प्रदेश का, और आज प्रदेश उत्तर मांगेगा प्रदेश की सपा सांसद वर्ग के उस कुतर्क पर जिसमें उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने के फैसले पर सवाल खड़े किए। आपको बता दें कि कल ही लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव पर केंद्रीय कैबिनेट की मुहर लगी, और अब इसे कानूनी शक्ल देने के लिए मौजूदा कानून में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार संसद में प्रस्ताव पेश करेगी, और इसी को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने विवादित बयान दे दिया। और हैरानी यह है कि उनके इस बयान का सपा सांसद एसटी हसन ने समर्थन किया। इसी पर आज हम अपने गेस्ट के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवा देते हैं। मैं समझता हूं कि सही कदम नहीं है जी। हाँ, सही कदम नहीं है। क्यों ऐसा लगता है? यूं के लड़कियों को ज़्यादा उम्र बढ़ा देने से बहरहाल हालात बिगड़ेंगे, और जो 18 साल की उम्र भी काफ़ी थी उनके लिए जी, और वो हमेशा चली आ रही थी, और वरना इसे ज़्यादा आवारगी का मौका मिलेगा। इसमें बेहतर यह है कि लड़कियों को जो जल्दी शादी कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो सुना आपने, और सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान आया। अब आपको सपा सांसद एसटी हसन का बयान भी सुनवा देते हैं, जिन्होंने बर्क के कुतर्क का समर्थन कर दिया है। अब ये उनका बयान है, लेकिन ये तो हमारे अपने संस्कार हैं। माँ बाप किसको क्या संस्कार दे रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। हर आवारगी ऐसे नहीं बढ़ती, वैसे भी कितनी आवारगी है कि आप देख ही रहे हैं। लेकिन हाँ, एक हद तक, क्योंकि जब डिले होता रहता है शादी को, और एक जो फिजियोलॉजिकल नीड है इंसान की वो पूरी नहीं होती, तो उसे पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं आवारगी वाला फैक्टर भी सही है। तो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के मामले पर जिस तरीके से विवादों की ये शगुफा इन्होंने छोड़ना शुरू किया, हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है कि बर्क साहब कुछ इस तरीके से बोल बैठे। पहले भी विवादित बयान देते रहने का इनका रिकॉर्ड है। शफीकुर रहमान ने पहले क्या विवादित बयान दिया था वो भी सुनिए। जो रूहें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं उनका दुनिया में आना भी ज़रूरी है। वो तो कुदरत का कानून है। जब वो दुनिया में आनी है तो हम कितनी भी कोशिश करें कि साहब इससे 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा न किए जाएं, तो हम कैसे रोक सकते हैं? हम तो अल्लाह के कानून से बंधे हुए हैं। हमारा देश जब अंग्रेज़ों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? तो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। तो मतलब ये कि मसला कोई भी आ जाए, शफीकुर रहमान बर्क कुछ न कुछ ऐसा बोल ही देते हैं कि फजीहत उनकी भी होती है, सपा की होती है, और सियासी सोच पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए प्रियंका गुप्ता जुड़ रही हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। थोड़ी देर में नाहिद दारी खान भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता सपा। प्रियंका जी, आपके पास ही आ रहे हैं। जिस तरीके से शादी की जो उम्र है वो 18 से 21 की गई, इस पर जो बयान शफीकुर रहमान बर्क दे रहे हैं और जिस तरीके से एसटी हसन समर्थन कर रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरी बयानबाजी को? देखिए, मैं बेहतर समझती हूँ कि यहाँ पर उनकी प्रवक्ता बैठी है, वो उस बयान को एक्सप्लेन करें। परंतु मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि महिलाओं की जहाँ बात करते हैं, तो ये महिलाओं का जो शादी की उम्र डिसाइड करने की बात है, तो मैं समझती हूँ कि रूरल एरिया में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी लड़कियाँ खुद से सक्षम है कि वो अपनी शादी को 18 से नीचे, या आप मान के चलिए 21 के पहले तो नहीं करती है। ये एक जनरल इशू है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से आज 7 सालों के बाद इस तरह की कोई बिल आया, तो मैं समझती हूँ कि ये एक रीजन ये भी हुई कि आज महिलाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी जितना एक्टिव हो रही है, उसका भी असर दिखता है। क्योंकि महिलाओं की जहाँ पर उपेक्षा होती चली आई पिछले 7 सालों में, आप देखिए कि महिलाओं के लिए ना ही उन्होंने कोई बराबरी का दर्जा दिया, ना ही कोई रिजर्वेशन। प्रियंका गुप्ता जी, इतना बच क्यों रही हैं सपा सांसदों पर कुछ बोलने से? नहीं, मैं बिल्कुल बच नहीं रही हूँ, क्योंकि उम्मीद, एक महिला होने के नाते हम उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम ये बातें आपको बुरी लगी होंगी।
जो कही जा रही है? बिल्कुल मैं समझती हूँ कि महिलाओं को आजादी होनी चाहिए। ठीक है, आजादी होनी चाहिए। नाहिद खान जी, जिस तरीके से ये बयान आया है कि अगर जल्दी बेटियों की शादी नहीं हुई तो आवारगी का मौका ज्यादा मिल जाएगा, इतनी घटिया सोच क्या किसी सांसद की हो सकती है कि आवारा हो जाएंगी बेटियां अगर शादी 18 साल में नहीं कर दी जाएगी? तो अवधेश जी, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि पहले मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, उसके बाद आप बीच में इंटरप्ट करिएगा। पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। आप ये समझें कि जिस प्रकार से 18 से 21 साल महिलाओं की, लड़कियों की एज करी जा रही है शादी के लेकर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी एक बात है कि 18 साल से अब जो लड़कियां होती हैं उनको वोटिंग राइट है। वोटिंग राइट इसलिए है 18 साल की अब लड़कियों को, वो ये कहते हुए कि 18 साल की जब बच्ची बालिग हो जाती है तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बना सकता, वो अपनी सोच समझ से जो है वोट करती है। तो आप ये समझिए कि 18 साल की बच्ची को इतना समझदार माना जाता है कि वो इतना इम्पोर्टेंट राइट को प्रैक्टिस करे कि वोटिंग राइट को प्रैक्टिस करे। दूसरी बात ये भी माना जाता है, ये कानून है कि 18 साल की अब जब बच्ची हो जाती है, बालिग हो जाती है, अगर उनके फादर की डेथ हो गई तो उनको अपने फादर की प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर सकती है और खानदान की प्रॉपर्टी भी इनहेरिट कर सकती है। तो मतलब वो इतनी समझदार है कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है। तीसरी बात, जब 18 साल की अब लड़की कोई क्राइम करती है तो उनका मैटर जुवेनाइल कोर्ट में नहीं जाता, उनका मैटर जहाँ पर जुवेनाइल कोर्ट में अगर जाए तो कम सजा मिले, शी इज ट्रीटेड लाइक एन अडल्ट। तो इन सब मुद्दों को लेकर जब आप कह रहे हैं, जब कानून बताता है कि 18 साल से अब जो लड़की है वो इतनी समझदार है कि वो वोट कर सकती है, वो प्रॉपर्टी। आवारगी शब्द पर आपत्ति आपको नहीं है क्या? ये बोला जाना चाहिए था क्या? मैं आपको बता रही हूँ, जरा सब्र तो करिए, मेरी बात तो आने दीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट मैटर है। 18 से 21 साल जो उम्र का नहीं, मैटर तो बहुत बड़ा है मैम, बहुत चर्चा हो सकती है। आप आवारगी शब्द पर आपत्ति है या नहीं है? देखिए, आवारगी शब्द की भी मैं बात कर रही हूँ, पहले ये बात तो कर ले आपसे। तो आप ये समझे कि अब ये किस बात को क्रिमिनल क्राइम करे तो भी 18। मैडम देखिए, आप कितने इतनी अच्छे, आप बहुत अच्छी प्रवक्ता हैं, आप बातों को बहुत अच्छे से घुमा सकती हैं, उसमें कोई किसी को शक नहीं है। वक्त कम है, एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर जाना है। आप बताइए, आवारगी शब्द का विरोध आपकी पार्टी की तरफ से होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ठीक है, हम तो आवारगी शब्द का पूरा विरोध करते हैं। जिस प्रकार से भाजपा के एमपी एमएलए नेता कार्यकर्ता जो उत्तर प्रदेश में आवारगी करते हैं, इनके एमपी एमएलए रेड कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ, हाथरस, उन्नाव, शाहजहांपुर, उसी का रिजल्ट है। लखीमपुर में किस प्रकार से आवारगी की पिछले वर्ष। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। आपने माना कि आवारगी शब्द का इस्तेमाल सही नहीं था, और ये मानना भी चाहिए, एक महिला होने के नाते भी, एक नेता होने के नाते भी, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्योंकि आप लोग समाज से सीधे जुड़ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और प्रियंका जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और सीधे रुख करते हैं अब निषाद पार्टी और भाजपा की जो संयुक्त रैली हो रही है, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। हुआ होगा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास किया था। सबसे अधिक प्रसन्नता कहीं थी, और इसीलिए हमारी सरकार ने तय किया। मुझे बार बार प्रधानमंत्री जी भी और माननीय गृह मंत्री जी भी इस बात को कहते थे कि भगवान राम का मंदिर विवादित स्थल पर लोगों ने उस स्थल को विवादित करने का प्रयास किया था। हम लोगों ने लड़ाई जीती है। आज वहां पर भगवान राम के मंदिर के लिए बनाए गए ट्रस्ट के माध्यम से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। लेकिन श्रृंगवेरपुर में निषाद राज और भगवान राम की मैत्री का एक भव्य स्मारक सरकार को बनाना चाहिए। और भाइयों बहनों, उस पर भव्य कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जो डॉक्टर संजय निषाद जी ने जो बताया है। भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है, सरकारें करके भी दिखाती हैं। याद करिए 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की उस समय की सरकार जब वहां पर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रही थी, और भाइयों बहनों, उस अव्यवस्था के माहौल में जब डॉक्टर संजय निषाद की हत्या करने का पिछली सरकार ने प्रयास किया था, उस प्रयास को, उस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब गोरखपुर में सांसद रहते हुए तब मैंने ही दिया था। और तब हम लोगों ने कहा था कि सरकार को
किसी भी सरकार को अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं दी जाएगी। और भाइयों बहनों, डॉक्टर संजय निषाद को मेडिकल कॉलेज में, जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाने का मामला रहा हो या उन्हें न्याय दिलाने का कार्य पूरी प्रमुखता के साथ अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया था तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी किया था। और आज इसीलिए एक बार फिर से हम लोग आपके बीच आए आपसे कहने के लिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का एक गठबंधन इस बात को लेकर के एक बार फिर से आपके पास आया है आपसे कहने के लिए। हम लोग केवल कहते नहीं, याद करिए निषाद समुदाय को ग्रामीण क्षेत्र में मछली का पट्टा दिलाने की कार्रवाई किसी ने की थी तो 1991 में माननीय श्री कल्याण सिंह जी ने किया था। और कल्याण सिंह जी से चली आ रही है प्रथा आज भी हमारी सरकार ने बरकरार रखा। सपा बसपा की सरकार ने उसको बंद करने का प्रयास किया था, लेकिन हमारी सरकार ने उसको फिर से बहाल किया है। और आज यही हम कहने के लिए आए हैं कि भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का एक गठबंधन मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से सपा बसपा कांग्रेस को पीड़ा होनी स्वाभाविक है, क्योंकि अत्याचार और अन्याय इन लोगों ने किया था। ये आगे भी इस प्रकार का कुत्सित प्रयास करेंगे, लेकिन हम सबको मिलकर के एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अन्याय किसी के साथ नहीं होगा, शोषण किसी का नहीं होगा, लेकिन जो माफिया और पेशेवर अपराधी सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके अराजकता पैदा करते थे उनके खिलाफ सरकार का बुलडोजर इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये कहते हुए मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर संजय निषाद जी को हृदय से एक सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोले जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि निषाद समुदाय के जो ग्रामीण है उनको पट्टा दिलवाया, सपा बसपा सरकार ने उसे बंद करवाया था। और उन्होंने ये भी कहा कि जो न्याय की लड़ाई है वो हमने साथ लड़ी और भाजपा और निषाद पार्टी का गठबंधन मजबूत है। सपा बसपा सरकार में भ्रष्टाचार और अन्याय होता था इस समाज के साथ और अन्याय शोषण अब किसी का नहीं होगा। और सीएम ने यह भी कहा है कि माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहेगा। और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ गए हैं, सुनते हैं। मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। अरे भाई, राम भक्तों की सभा है, ऐसी आवाज होगी क्या? यहां से देश भर में आवाज जानी चाहिए कि आज लखनऊ में राम भक्त निषादों का जमावड़ा हुआ है। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बजरंग बली की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को माफिया और गुंडों से मुक्त कराया है, ऐसे श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी
उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी और देश के शिक्षा मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे उप मुख्यमंत्री जिनके अध्यक्ष रहते, यूपी में 300 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ऐसे श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, आज जिनके बुलावे पर मैं इस विशाल रैली में आया हूं, ऐसे निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी, निषाद समाज की ही नेत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, श्रीमती संगीता बलवंत बिन जी, रमेश बिन जी, राजू भैया, श्री जयप्रकाश निषाद जी, श्री प्रवीण निषाद जी, श्री बाबूराम निषाद जी, नरेंद्र कुमार कश्यप जी, और आज निषाद समाज की इस रैली में यूपी के कोने कोने से यहां तक आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा जय श्री राम। मित्रों, आज यहां मैं आया हूं तब निषाद समाज के आराध्य श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज को प्रणाम कर कर मैं मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज इस मैदान में मैं जो रैली देख रहा हूं, जो सभा देख रहा हूं, दुनिया भर का मीडिया यहां पर है, वो सभी भी देख ले, ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं, वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। 2019 के चुनाव में भाई संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और निषाद समाज गांव-गांव से निकलकर हर हलके में, हर बूथ पर जाकर कमल का संदेश लेकर गया और देखते 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 2/3 बहुमत से मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम किया। ये निषाद समाज और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से हुआ था। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं, तब मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था कि जब प्रभु श्री राम और मां सीता को भूमि पर सोता देखा, तब निषाद राज की आंखों से अश्रु की धारा बह चुकी थी। और हम सब ने इस जमाने में भी सालों तक हमारे आराध्य प्रभु श्री राम को तिरपाल के मंदिर में देखा है। देखा है या नहीं देखा है? जोर से बोलिए, देखा है या नहीं देखा है? इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम। और कुछ ही समय के अंदर हम देखेंगे कि वही जगह पर जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं गगनचुंबी प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी समाप्त हो जाएगा। मित्रों, जब मोदी जी सरकार बनी
मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को समर्पित रहे। मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं, इस सपा बसपा कांग्रेस ने कई सालों तक देश और उत्तर प्रदेश में शासन किया या नहीं किया? जोर से बोलो, किया या नहीं किया? भाई गरीब के घर में गैस आया था क्या? जोर से बोलो, आया था क्या? गैस किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया नहीं पहुंचाया? बोलो, किसने पहुंचाया? हर घर में शौचालय किसने पहुंचाया? हर गरीब को घर किसने दिया? हर गरीब के घर में पीने का पानी कौन पहुंचा रहा है? हर गरीब के घर में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किसने किया? भाई ये सारे काम गरीबों के हुए तो निषाद समाज के हुए या नहीं हुए? जोर से बोलो, हुए या नहीं हुए? मित्रों, यहां जो सरकारें चली, सपा बसपा सपा, इन्होंने जो भी आया अपनी जाति का काम किया। निषाद समाज का काम किया क्या? और अन्य पिछड़ी जातियों का काम किया क्या? सभी पिछड़ी जातियों का, सभी गरीबों का काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था और उन्होंने इसको पूरा किया। कितने वर्षों से एक मांग थी कि एक अलग मंत्रालय बनाया जाए। मांग थी या नहीं थी? बताओ भाई, थी या नहीं थी? अलग मंत्रालय नहीं बनाया जाता था। 2019 में संजय निषाद जी ने, साध्वी निरंजन ज्योति जी ने चुनाव के वक्त मोदी जी के सामने मांग रखी। मोदी जी ने उसको पूरा करने का वादा किया और आज अलग मंत्रालय बनकर हम सबके सामने है, काम चालू। ढेर सारी योजनाएं, 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की योजनाएं उसके माध्यम से आई। ये समाजवादी पार्टी, ये बहुजनवादी समाजवादी पार्टी, ये कहते हैं कि हम पिछड़ों के लिए काम करते हैं। इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। आज तक पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने का काम एक कांग्रेस सपा बसपा ने नहीं किया। 2014 में मोदी जी की सरकार बनी। 2014 में मोदी जी ने फैसला किया कि पिछड़ा समाज के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और आज संवैधानिक दर्जा मिलेगा। मित्रों, इन्होंने जाति के लिए समाज को बांटा है। जाति के साथ भी चल कर अपने परिवार भरने का काम किया है। अकेले मोदी जी ऐसे हैं जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास ये लेकर आगे चल रहे हैं। मित्रों, आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, निषाद समाज के सारे बाकी के एजेंडा को भारतीय जनता पार्टी पूरा करने का काम करेगी। मित्रों, पूरा करने का काम करेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मित्रों, मोदी जी ने 2015 से 2019 तक 5,000 करोड़ से नीली क्रांति योजना की शुरुआत करी। लगभग 7,522 करोड़ का जलीय कृषि बुनियादी ढांचे की शुरुआत करी। देश भर में 3 करोड़ से अधिक मछुआरों के लिए नए मत्स्य विभाग का गठन किया और
लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर में 7,000 करोड़ का निवेश करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी मछली से जुड़े व्यापार और कारोबार के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। प्रदेश में 1191 करोड़ से ज्यादा मत्स्य बीज के उत्पादन के लिए निवेश करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 5900 से ज्यादा मछुआरों को क्रेडिट कार्ड मिल गया है और बाकी सारों को 1 साल के अंदर क्रेडिट कार्ड देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी। पोखरों के पट्टे आवंटन की व्यवस्था करी है। इसके साथ साथ आज मैं बताना चाहता हूं, योगी जी ने सबसे बड़ा काम किया है, उत्तर प्रदेश से माफियाओं को और गुंडों को उखाड़ कर फेंक देने का काम किया है। माताओं, भाई और बहनों, जिस प्रदेश में माफिया और गुंडों का राज होता है, वो प्रदेश में गरीब का विकास कभी नहीं। गरीब का विकास तभी होता है जब कानून का राज हो। और इस सपा बसपा की बुआ भतीजे की सरकारें माफियाओं का संरक्षण करती थी। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर पलायन कर गए। मित्रों, पलायन। और मोदी जी ने भारत सरकार से लाखों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के विकास के लिए दिया है। और अभी आपने देखा होगा, थोड़े समय पहले काशी के अंदर बाबा विश्वनाथ की नगरी को बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर से सजाने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक और अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है और वर्षों से दुनिया भर के आस्था के प्रतीक काशी विश्वनाथ को अपनी भव्यता वापस दिलाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी आई, पूरा देश उत्तर प्रदेश को बारीकी से देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में गरीब का हाल क्या होगा। उत्तर प्रदेश में मुझे कहने में बड़ा आनंद होता है, योगी जी ने जिस प्रकार से कोरोना का प्रबंधन किया, आज उत्तर प्रदेश कोरोना के भय से बाहर आकर विकास के रास्ते पर चला है। 2019 में आप लोगों ने मोदी जी के साथ मिलकर पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार बनाई थी। 300 से ज्यादा सीटों की सरकार बनाई थी। इस बार भी संजय निषाद जी की पार्टी के साथ, निषाद पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का गठबंधन हुआ है। मुझे बताइए, इस बार 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? अरे ऐसे आवाज आता है निषादों का, भाई जरा जोर से बोलिए, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? जोर से बोले, 300 पार की लड़ाई लड़ेंगे क्या? सपा बसपा का सुपड़ा साफ करेंगे क्या? कांग्रेस को यूपी के अंदर अकाउंट न खुले ऐसी स्थिति में लाएंगे क्या? तो मित्रों, मेरे साथ संकल्प करके जाइए, 2022 के चुनाव में निषाद समाज का विशाल समूह गांव-गांव में फैल जाए, गली-गली में फैल जाए, मोदी जी का संदेश लेकर, योगी जी का संदेश लेकर घर-घर में जाए, कमल का निशान और निषाद पार्टी का निशान लेकर हर जगह पे 300 पार का नारा लगाए। आप सब सहमत हैं? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचिए और भारत मां का जयकारा लगाइए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सपा और बसपा ने निर्दोषों के साथ अन्याय किया, ऐसे में आप लोग शपथ लीजिए कि बसपा और सपा को आईना दिखाएंगे और कांग्रेस को अकाउंट न खुले इस हालत में पहुंचा देंगे। उन्होंने कहा कि लगातार मोदी सरकार के नेतृत्व में और योगी सरकार के नेतृत्व में काम हो रहा है। जो माफिया हैं वो पलायन कर चुके हैं और यूपी में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने समाज को बांटने का काम किया, यूपी में सभी माफिया पलायन कर चुके हैं। और देखिए मंच की तस्वीरें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके बगल में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद नजर आ रहे हैं। और ये जनसभा यहीं पर समापन हुई गृह मंत्री के भाषण के साथ। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने राम मंदिर का निर्माण किया, गगनचुंबी राम मंदिर निर्माण का काम जारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2022 में 300 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी। और पिछली सरकारों की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल समाज को बांटने का काम किया है। यूपी में माफिया पलायन कर चुके हैं और सपा बसपा ने निषाद समाज के लिए कभी कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मछुआरों के लिए मत्स्य विभाग का गठन किया गया। योगी सरकार ने भी मछली से जुड़े व्यापार को लेकर मंत्रालय बनाया है। मछुआरों को क्रेडिट कार्ड दिया गया। तो योजनाएं भी उन्होंने गिनाई, उपलब्धियां गिनाई कि मछुआरे समाज के लिए क्या क्या किया गया और क्या महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको। ये प्रदेश भर से जो निषाद उमड़ कर आए हैं वो बताता है कि 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि 300 प्लस सीटें हम जीतेंगे। और 2019 में चुनाव में संजय निषाद हमारे साथ हैं, 2/3 बहुमत से केंद्र में हमारी सरकार बनी। और रैली स्थल से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लगातार बने हुए। विवेक, जिस तरीके से पूरा भाषण हुआ, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें चाहे हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, काफी आक्रामक रुख है और 300 पार का नारा एक बार फिर से दोहराया गया है। बिल्कुल अवधेश, देखिए आज जो भाषण हुआ है, चाहे योगी जी का हो चाहे अमित शाह का हो, दोनों ने फोकस किया है कि 300 पार। लेकिन जो मुख्य मांग थी, यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं, जिस लिए लोग इकट्ठा हुए थे, आप देखिए हजारों लोग यहाँ पर प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं, उनकी मांग थी आरक्षण की। और वो चाहते थे कि आरक्षण मिले, लेकिन आरक्षण की घोषणा, जैसा कि आज ये संभावना जताई जा रही थी कि मंच से इस बात की घोषणा हो सकती है कि जो निषाद समाज है उसको आरक्षण दिया जाएगा, जो उसको पिछड़ा वर्ग की सूची में डाल रखा है उसको वापस आरक्षित सूची में डाला जाएगा। लेकिन वो आरक्षण की घोषणा नहीं हुई। इस बात को लेकर निश्चित तौर पर यहाँ पर जो भीड़ आई है, खासकर युवाओं की भीड़ आई है, उसमें निराशा का माहौल है। और यही जो चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी जी के बारे में वो बता रहे हैं कि बिल्कुल विवेक, और जब आप आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं तो जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लोग जुड़ते हैं, वो लिखते हैं, वो भी यही बोल रहे हैं कि आरक्षण नहीं मिला तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर भी लिखी जा रही हैं। अवधेश, आप सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ आई है वो आरक्षण की मांग को ही लेकर आई थी। उनका कोई और मुद्दा नहीं था, सिर्फ ये था। जो युवा थे, जो हम लोगों ने शुरुआत में बात की, यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने साफ कहा कि हमें आरक्षण चाहिए और आरक्षण की मांग को लेकर ही यहाँ पर आए हैं। और यही मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यही था। संजय निषाद ने भी यही बात कही थी अपने मंच से। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था आरक्षण की मांग को हो सकता है कि पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज यहाँ पर मालिक बन के आए हैं। उन्होंने अमित शाह को मालिक कहा कि वो मालिक बनकर आए हैं और मालिक से कुछ मांगना नहीं पड़ता है, मालिक खुद देते हैं। मालिक की संज्ञा भी दे दी, लेकिन आज उनको मंच से निराश होना पड़ा है क्योंकि आरक्षण की बात आई नहीं गई। हाँ, अमित शाह ने इतना जरूर कहा कि जब 2023 में यहाँ पर सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, तो जो निषाद समाज के एजेंडे हैं वो जरूर पूरे किए जाएंगे। उन्होंने इनडायरेक्टली कहा कि पूरे किए जाएंगे। अब ये कौन से मुद्दे हैं, कौन सी मांगे हैं, क्योंकि आरक्षण की मांग केंद्र की मांग है और केंद्र सरकार ही इसको करेगी, इसलिए इस मुद्दे पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, बोले भी नहीं। आरक्षण की बात को एक बार उन्होंने अपने भाषण में भी नहीं दोहराया। तो ये बात यहाँ के लोगों को
निराश कर गई है, निराशाजनक है। इस मीटिंग का, इस पूरे जो महा रैली थी, इसका पूरा लब्बो लुआब यही था कि आरक्षण की आज घोषणा होगी और इस घोषणा के बाद जो समीकरण बनेंगे चुनावी, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो या जो मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य भाग है, यहाँ पर जो कई विधानसभा सीटों पर निषाद समाज का समुदाय का बाहुल्य है, तो ये जब आरक्षण की घोषणा नहीं हुई तो ये बात अब थोड़ा सा असमंजस वाली स्थिति आ गई है कि किस तरह से, क्योंकि देखिए निषाद समाज के लिए बहुत सारी पार्टियां दावा कर रही हैं, बिहार से भी जो लोग आए हैं वो भी दावा कर रहे हैं, संजय निषाद सबसे बड़ा संगठन होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर आज उनकी ये मांग मंच से पूरी हो जाती तो अन्य पार्टियों के पास जो निषाद का वोट बैंक है वो जरूर इनके पास आता। निषाद समाज के जो अपने आप को सबसे बड़ा दल बता रहे हैं, सबसे बड़ा संगठन बता रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद, सारा वोट बैंक इनके पास एक बड़े वोट बैंक के रूप में आ जाता, लेकिन आज चूंकि घोषणा नहीं हुई है तो ये अब असमंजस की स्थिति है कि आखिर निषाद अपने हक के लिए जो आज यहाँ पर एकत्र हुए थे, अपने अधिकार के लिए एकत्र हुए थे, वो जाएंगे कहाँ? जितना संजय निषाद के पास है वो तो है ही, लेकिन जो दूसरे दलों के पास है वो वोट बैंक क्या इनके पास आ सकता है? अगर आज भी घोषणा नहीं हुई तो वो वोट बैंक अलग है, यानी निषाद समाज अभी भी कुछ टुकड़ों में, कुछ उसका परसेंटेज थोड़ी बाहर है और इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए क्या दांव पेच होंगे ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन आज जो यहाँ पर हुआ है, जो जिसकी उम्मीद थी, जिसकी उम्मीद बहुत दिन पहले से लगाई जा रही थी, कहा जा रहा था कि यहाँ पर घोषणा होगी, अमित शाह इस बात की घोषणा करेंगे कि आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण जो पहले छीन लिया गया था उसको वापस दिया जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। जब अमित शाह बोल रहे थे तो चाहे उनके मंच के दाईं तरफ हो या बाईं तरफ, हम जहाँ खड़े हैं पीछे, वहाँ भी लोग प्लेकार्ड, तख्तियां लहरा रहे थे और आरक्षण की मांग कर रहे थे। जब योगी जी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बोल रहे थे, तब भी वहां पर उनके भाषण को सुनना छोड़ के लोग तख्तियां लहरा रहे थे और आरक्षण की आवाज गूंज उठा रहे थे। तमाम उन्होंने भाषण में विधान किया कि उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात है आरक्षण की, जिस बात के लिए वो आए हैं यहाँ पे, और उसी आधार पर वोट भी देंगे भाजपा को, ये भी तय है। सुबह बहुत सारे लोगों से बात हुई और अभी भी बात हो रही है। उनका कहना यही था कि वोट बैंक तो तभी है जब अधिकार की लड़ाई होगा, न्याय मिलेगा, हमारा अपना अधिकार मिलेगा, हमारा अपना हक जो है वो मिलेगा, लेकिन वो इसकी घोषणा आज नहीं हुई। अब आगे क्या स्थितियां होंगी, चूंकि ताकत तो दिखा दी है, जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई थी उसको लेकर अमित शाह ने खुद कहा कि यहाँ पर भीड़ देख के जो जन समुदाय आया है, निषाद समाज के लोग आए हैं, उसको देख के उन्होंने उसकी तारीफ की, प्रशंसा की, लेकिन जो उनकी तरफ से घोषणा होनी चाहिए थी, उनकी तरफ से बात आनी चाहिए थी आरक्षण को लेकर, कोई ना कोई बिल्कुल वो चीज नहीं आई। और विवेक ये भी जानना चाहेंगे कि और जो तमाम बातें मुख्यमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से गिनाई गई कि एक गगनचुंबी राम मंदिर बनाया जा रहा है, मछुआरों के कल्याण के लिए गठन किया गया संस्थाओं का, इसके अलावा जो बेसिक और बुनियादी चीजें हैं वो दी गई, वो तमाम मसले हैं क्या? और क्या यहाँ से भी कोई दिशा तय हो सकती है निषाद समाज की तरफ से? गठबंधन तो है लेकिन आरक्षण की बात बार बार सामने आई, उसके अलावा जो बातें गिनाई उसका क्या इंपैक्ट है या नहीं है? विवेक आप सुन पा रहे हैं क्या? तो विवेक के पास जाएंगे, लेकिन देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रैली स्थल की तस्वीरें हैं जहां पर संजय निषाद ने पहले संबोधित किया, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने, और उन्होंने एक बार फिर से 300 का नारा दोहराया है कि 300 के पार सीटें मिलेंगी, जैसा कि, लेकिन विवेक बता रहे हैं कि उम्मीद निषाद समाज ये कर रहा था कि आरक्षण की घोषणा होगी जो मछुआरा समाज उनके लिए, लेकिन वो नहीं होने से यहाँ पर थोड़ी सी निराशा है। लेकिन ये भी मंच से ऐलान किया गया संजय निषाद की तरफ से कि आज मालिक आए हैं, तो उन्होंने अमित शाह को मालिक कह के संबोधित किया और उन्होंने ये भी कहा कि नीली क्रांति से मछुआरों का आर्थिक विकास होगा। अमित शाह ने कहा, उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और कोरोना के खिलाफ यूपी सरकार ने मजबूत लड़ाई लड़ी। तो तमाम जो उपलब्धियां हैं वो तो गिनाई गई, लेकिन आरक्षण को लेकर जो निषाद समाज उम्मीद कर रहा था, जो लोग रैली में आए थे, उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि आरक्षण का ऐलान मंच से हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ। रैली हुई और इस मौके पर और क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला, सुनवाते हैं। इतने सालों तक प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से किसने रोका? आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है। मगर अब जब मोदी जी की सरकार आपने 2/3 बहुमत से बनाई, पूर्ण बहुमत से बनाई, मोदी जी ने
कुछ ही समय पहले आकाश से भी ऊंचे गगनचुंबी प्रभु श्री राम के मंदिर की नींव डालने का काम किया है, नींव डालने का काम। तो सुना आपने, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उन्होंने गगनचुंबी राम मंदिर बनाने का काम किया, जबकि पिछले शासन के जो लोग थे वो अटकाते थे रोड़े। निषाद समाज और गरीबों के काम हुए, अमित शाह ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि सपा बसपा ने केवल अपनी जाति का काम किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया, और गरीबों के काम करने का लक्ष्य मोदी जी का था। उन्होंने हर जाति और वर्ग के लिए बेहतरीन काम किए हैं। और चलिए सीधे रुक करते हैं अपने सहयोगी विवेक त्रिपाठी का हमारे साथ बने हुए रैली स्तर से। विवेक, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि जो तमाम लोग रैली में पहुंचे थे उनकी बहुत सारी उम्मीदें थी अलग अलग चीज़ों को लेकर, उस रैली के बाद क्या सोचते हैं, क्या ये लोग कह रहे हैं? बिल्कुल अवधेश, रैली खत्म हो चुकी है और देखिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। हम उनसे पूछेंगे, आप कहाँ से हैं सर? मैं दिल्ली से आया हूँ। रैली का क्या लब्बो लुआबरा एक शब्द में बताइए। अमित शाह और बीजेपी के जितने लोग हैं सब इसको जीरो बना के गए हैं। ये हमें आरक्षण देने की बजाय, हम तो आरक्षण मान ही नहीं रहे हैं, हमारा केवल इम्प्लीमेंटेशन चाहिए था, और बेवकूफ़ बना के जा रहे हैं कि संविधान की इतनी बड़ी प्रक्रिया है। और ये है, जब संविधान के साथ बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने खेल खेला है, तो अभी ये बीजेपी क्यों खेल खेल रही है, ये हमारी समझ नहीं आया है। आप रैली को जीरो मानते हैं, आपका क्या मानना है? हम भी तो यही मान रहे हैं कि जीरो है बीजेपी। क्यों? ऐसा तो आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। अब अगर जहां हमारे डॉक्टर संजय रहेंगे हम भी वहीं रहेंगे, और आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। तो डॉक्टर संजय तो भाजपा के साथ है, तो हम भी रहेंगे। अगर आरक्षण मिलता है तो रहेंगे, अगर नहीं मिलता है तो नहीं रहेंगे, क्योंकि डॉक्टर संजय आगे निर्णय लेंगे। अगर जहां वो निर्णय अच्छा लेंगे हम भी वहीं जाएंगे। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आप क्या कहते हैं? रैली जीरो नहीं रही, रैली सक्सेसफुल रही। कम से कम 10 से 15 लाख लोग आए थे, लेकिन भाजपा जीरो हो गई। भाजपा उत्तर प्रदेश ही नहीं, जितने राज्य में निषाद लोग हैं, इस जाति से संबंधित लोग हैं, वो जाति किसी भी देश में अब वोट नहीं देने जा रहे हैं। पूरे देश की नज़र लगी हुई थी हर टीवी चैनल में कि अमित शाह घोषणा करेंगे, लेकिन अमित शाह ने घोषणा नहीं। बिल्कुल, तो विवेक, देखा समझा जा सकता है कि कितनी नाराजगी है लोगों में, और उनका कहना है कि आरक्षण की मांग है। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों का जो हवाला दिया गया है तो वो प्रावधान होने चाहिए, और लोगों का ये भी मानना है कि डॉक्टर संजय निषाद अगर बीजेपी के साथ हैं तो फिर वो बेहतर ही फैसला लेंगे, तो उनके साथ ही ये समाज बना रहेगा।